अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर का वो है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, किस तरह से एग्रीकल्चर को आगे डेवलप किया जाए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट गेव अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से एग्रीकल्चर ग्रोथ को काफ़ी मौका मिला है आगे बढ़ने का। एक तो इंडस्ट्री से इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं एग्रीकल्चर के लिए, और एग्रीकल्चर में अगर अच्छा प्रोडक्शन होता है तो वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए अच्छा खासा रॉ मटेरियल वहाँ से मिल जाता है, तो एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। With the growth of world population, the demand for food has grown continuously. जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है, फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। और अगर पिछले 30 साल में हम देखें तो टोटल अमाउंट ऑफ फूड इन द वर्ल्ड हैज इंक्रीज एट अ फास्टर रेट। तो काफ़ी स्पीड से फूड प्रोडक्शन भी बढ़ा है देन द एवरेज रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ की जो एवरेज रेट है उसके हिसाब से तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में फूड का प्रोडक्शन हुआ है। आगे आपको देखना है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन अ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। कंपेरेटिव स्टडी दे रखी है कि डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में किस तरह से प्रैक्टिस की जाती है एग्रीकल्चर की। तो एक तरफ आपको यूएसए दे रखा है, एक तरफ आपको इंडिया दे रखा है। यूएसए एक डेवलप कंट्री है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। तो फार्म डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, अगर यूएसए में देखेंगे तो यहाँ पर लैंड होल्डिंग्स का साइज जो है वो 250 हेक्टर्स के करीब हो सकता है, और इंडिया के अंदर ज़्यादातर जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो स्मॉल होती है, 1/3 ऑफ द लैंड होल्डिंग्स। काफ़ी सारी लैंड होल्डिंग ऐसी भी है जो कि आधे हेक्टर से भी कम होती है या फिर 1.5 हेक्टर करीब ऐसी ही होगी। फ्रेगमेंट्स में काम होता है। दूसरा, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है, सिंगल क्रॉपिंग की जाती है लार्ज स्केल पे यूएसए में। इंडिया में इंटेंसिव और सब्सटेंस एग्रीकल्चर फॉलो होती है, और यहाँ पर मैक्सिमम आउटपुट जो है स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड से निकाला जाता है। उसके अलावा लैंड होल्डिंग्स को वापस सही करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। कोऑपरेटिव फार्मिंग की तरफ स्ट्रेस किया जा रहा है। फिर यूएसए में मैकेनाइज फार्मिंग होती है जहाँ पे ट्रैक्टर्स, कंबाइंस, हार्वेस्टर्स का इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर वर्क मशीन्स के द्वारा होता है, और टोटल एरेबल लैंड जो है वहाँ की वो है 174.45 मिलियन हेक्टर्स, जो कि विद 4.76 मिलियन ट्रैक्टर्स कंबाइंस देयर आर ओनली 2.67 मिलियंस ऑफ फार्म वर्कर्स। फार्म वर्कर्स कम है, मशीन ज़्यादा है। इंडिया में इसका उल्टा है, इंडिया में मैनुअल वर्क ज़्यादा होता है, मशीनें कम हैं, क्योंकि यहाँ के किसान काफ़ी पुअर हैं तो मशीन्स का कम इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा मोस्टली दे मे गेट टुगेदर एंड हायर ट्रैक्टर। कई बार कई किसान मिलकर ट्रैक्टर्स हायर करते हैं या एक साथ मिलकर परचेज कर लेते हैं। मैनुअल लेबर ज़्यादा होती है। टोटल एरेबल लैंड जो है हमारी वो है 159.65 मिलियन हेक्टर्स। उसके अंदर 2.53 मिलियन हेक्टर जो ट्रैक्टर्स हैं हमारे पास में, और फार्म वर्कर्स जो है वो 261.63 मिलियंस हैं। यूएसए में ड्राई और इरिगेटेड फार्मिंग ये प्रैक्टिस की जाती है। इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन मानसून। ज़्यादातर किसान हमारे मानसून पे डिपेंड है। फ्लड्स और ड्राउट्स जो है वो रेगुलर फीचर है हमारे एरियाज़ का। फिर यूएसए में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का काफ़ी अच्छी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, और जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है उनका यूज़ करते हैं। सिर्फ 3% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि एग्रीकल्चर पर डिपेंड है इंडिया में। बाकी एग्रीकल्चर एक बिजनेस की तरह रन किया जाता है, और इंडिया में एक्चुअली इम्प्रूव्ड सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स ये लिमिटेड यूज़ होता है इनका। फार्मर्स के पास अवेयरनेस की कमी है, पुअर है, सॉइल क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है इनके पास में, एनिमल्स और फैमिली लेबर इसका इस्तेमाल करते हैं। यूएसए में लैंड होल्डिंग्स काफ़ी बड़ी बड़ी है, मिक्स फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है, लाइफ स्टॉक रेयरिंग होती है, एंड दे प्रोड्यूस सप्लीमेंट्स द फार्मिंग इनकम। इसकी वजह से इनकी फार्मिंग इनकम और ज़्यादा बढ़ जाती है। इंडिया में क्रॉप कल्टीवेशन कहीं कहीं होता है, हर जगह नहीं होता। लैंड होल्डिंग स्मॉल है। फार्मर्स बेयरली अफोर्ड टू कीप एनिमल्स फॉर प्लगिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोड्यूस फॉर द प्रोड्यूस एंड सब्सिस्टेंस। इनके पास प्लगिंग का भी प्रॉब्लम होती है, ट्रांसपोर्टेशन की भी प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा यूएसए फिर देखते हैं, फार्मर्स पढ़े लिखे हैं, अवेयर हैं, एक्सपर्टाइज फार्मिंग का इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में इसका उल्टा होता है, ज़्यादातर फार्मर्स हमारे अनएजुकेटेड हैं, लेस अवेयर हैं पॉलिसीज़ वगैरह के बारे में, या जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, कंडीशंस होती हैं, उनके बारे में इनको नॉलेज कम होती है। उसके अलावा यूएसए में एक्सीलेंट स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी इंडिया में यहाँ पर भी लैकिंग है, इसलिए फसलें काफ़ी हमारी खराब हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती है अनाज वगैरह। और यील्ड ऑफ क्रॉप देखेंगे जनरली यूएसए में काफ़ी हाई है। सीरियल्स यील्ड इज 6,624.4 kgs पर हेक्टर, जबकि इंडिया में ये 2,647.2 kg पर हेक्टर है, तकरीबन 1/3 है इंडिया में इसका। और ग्रोथ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर हम देखेंगे तो स्टेबलाइज्ड है काफ़ी सालों से यूएसए में। इंडिया में अवेयरनेस और लिटरेसी दोनों की प्रॉब्लम है, अभी थोड़ी बढ़ रही है, इसलिए थोड़ा अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। अदरवाइज फिर भी कंपैरेटिव हम करें तो हम काफ़ी पीछे हैं।
अब कंटिन्यूस एफर्ट जो हमारी सरकार ले रही है 1960s के बाद से ही टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, और इसीलिए उसके बाद हमने मैन्योर्स विद केमिकल फर्टिलाइजर मैन्योर्स को हमने केमिकल फर्टिलाइजर से रिप्लेस करा, हाइब्रिड वैरायटी सीड्स का इंट्रोडक्शन करा, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स इनका इस्तेमाल करा ताकि कीड़े मकोड़े जो है फसलों को खराब ना करें। मार्जिनल लैंड्स को हमने प्लगिंग इरिगेशन इसके ज़रिए थोड़ा एक्सटेंड करा, एरिड एरियाज को हमने अंडर इरिगेशन लिया, अंडर एग्रीकल्चर लिया, चेंजिंग द एज ओल्ड इकोसिस्टम, ताकि पुराना इकोसिस्टम था उसको हम बदल सके। जो फालतू ज़मीनें हैं उनको हमने कोशिश करके एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ करा है। नाउ डेज द फार्मर्स यूज़ कंप्यूटर्स, आज का किसान थोड़ा अवेयर हो चुका है, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करता है, वेदर सेटेलाइट के ज़रिए इंफॉर्मेशन लेता है। उसके अलावा ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, कंबाइंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि वर्क फास्ट और ईजी हो जाए। स्टोरेज फैसिलिटीज़, मार्केटिंग फैसिलिटीज़ को हमने इम्प्रूव किया है, और इन्हीं एफर्ट्स की वजह से रिजल्ट थोड़ा फेवरेबल देखने को मिला है। आज हमारी तकरीबन हर फसल वगैरह में हमारा कहीं ना कहीं नाम है, टॉप 5 में इंडिया रैंक करता ही है हर चीज़ के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पॉपुलेशन के हिसाब से इतना प्रोडक्शन शायद मात्रा में पर्याप्त नहीं हो रहा, या हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे उतना जितना हम कर सकते थे। टुडे देयर इज मच मोर फूड पर पर्सन देन देयर वाज इन 1970s। अगर हम कंपेयर करें 1970s से, तो आज अच्छी खासी क्वांटिटी में हमारे पास फूड है हमारी पॉपुलेशन के लिए, यानी स्कैरसिटी वाली बात, शॉर्टेज वाली बात खत्म हो गई है। इवन दो टोटल नंबर ऑफ पीपल हैज डबल, हालांकि आबादी भी हमारी बढ़ गई है। सम कंट्रीज हैव डेवलप्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, कुछ कंट्रीज ऐसी भी है जहां पर उन्होंने जेनेटिकली नई तरह की फसलें निकाल दी है, हाई रील्स वगैरह, जो कि क्रॉप्स और जो ये आपकी पेस्ट और वीड्स रेजिस्टेंट भी होती है। ग्रेन रेवोल्यूशन जो कि हमारा लेटर हाफ ऑफ 1960s के टाइम पर आया था, इसकी वजह से हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को इंट्रोड्यूस करा इंडिया में। इसमें हमने फर्टिलाइजर्स का यूज़ करा और लोन फैसिलिटीज़ वगैरह को और इन्वेस्ट करा ताकि ट्यूबवेल्स वगैरह, पंप, ट्रैक्टर्स किसानों तक पहुंच सके और अच्छा खासा प्रोडक्शन हो सके। इन्हीं एफर्ट्स की वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ी, और इंडिया अभी फूड ग्रेन्स को लेकर सेल्फ सफिशिएंट है वर्ल्ड में। अभी हमारे यहाँ शॉर्टेज वाली प्रॉब्लम नहीं है। गुड टू नो। देखते हैं, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हैज़ मोर देन डबल्ड इन इंडिया। पिछले 10 सालों के अंदर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन जो है वो भी हमारा डबल से ज़्यादा हो गया है। 2013 अगर हम देखें, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड नट्स 277 मिलियन टन्स था, एक्सीडेड दैट ऑफ ग्रेन्स, ये ग्रेन से भी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर एग्रीकल्चर।